कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हम आपको शो में बताने वाले हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन और अपडेट, साथ ही कल के लिए क्या हुआ आपकी तैयारी, और आपकी कल की तैयारी कराएंगे हमारे साथ शो में शामिल हो गए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी स्वागत है आपका, आपसे बातचीत करेंगे। साथ ही हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी आपका भी बहुत स्वागत है शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है, अलग अलग खबरों पर एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर उनका भी परिचय करा देते हैं, बाजार का हाल और साथ ही निजी बैंकों के लिए आई बड़ी खबर हम जानेंगे देवांशी से। साथ ही आज एनएसई में ट्रेडिंग जो ठप हुई उसकी पूरी टाइमलाइन हम जानेंगे, और निफ्टी में टाटा कंज्यूमर के एंट्री के असर की डिटेल हमें देंगे वरुण। नतीजों के बाद अंबुजा सीमेंट क्यों फोकस में है जानेंगे मानसी से, और साथ ही हिंदुस्तान कॉपर में तेजी की वजह हमें बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार का हाल आज समझ लेते हैं। बाजार के लिए आज का दिन काफी टेंशन भरा रहा, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में एनएसई में करीब करीब पूरे दिन ही ट्रेडिंग ठप रही, कारोबार नहीं हो पाया। लेकिन 3:30 बजे के बाद एक बार फिर से ट्रेडिंग शुरू हुई और फिर देखी बाजार में तेजी। निफ्टी 274 अंकों की तेजी के साथ 14,982 पर, तो सेंसेक्स 1030 अंक चढ़कर 50,000 के ऊपर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी भी आज 1300 पॉइंट से ज्यादा भागा। तो एनएसई पर ट्रेडिंग ठप होने के बाद जब बाजार खुले तो इसमें काफी तेजी का दौर देखने को मिला। अब इस तेजी में कौन कौन से सेक्टर चमके और किन सेक्टर ने किया निराश, जरा समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांशी। बताइए देवांशी। जी बिल्कुल, आप देखिए बाजार में आज एक ऐतिहासिक दिन देखने मिला था। टेक्निकल ग्लिच के चलते हमने देखा आज जो मार्केट्स हैं, एनएसई है वो बंद होता हुआ दिखा था, और उसके बाद 3:30 बजे दोबारा बाजार शुरू होता हुआ दिखा। तो हमने देखा कि जो सेकेंड ट्रेडिंग जो था वो 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक चलता हुआ दिखा था। और अगर आज बाजार की बात करें तो हमने देखा शानदार तेज़ी हमने टेक्निकल ग्लिच के बाद जो बाजार खुलते हुए दिखे उसमें देखी है। निफ्टी आज आप देखिए करीब 350 अंकों की मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे। निफ्टी बैंक पे शानदार गेंस आते हुए दिखे, करीब 1400 अंकों की मजबूती आज हमने निफ्टी बैंक में देखी। यही नहीं, फाइनेंशियल्स में आज शानदार परफॉर्मेंस आते हुए दिखी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी आती हुई दिखी है। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो हमने देखा कोल इंडिया ये टॉप गेनर रहा, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स थे जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स बनते हुए दिखे। लूजर्स चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे करीब 1 से आधे % तक की गिरावट हमने देखी है। यूपीएल डॉक्टर रेड्डी के लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिखी कि स्पुतनिक वैक्सीन को एसईसी से मंजूरी नहीं मिली है, कुछ और डेटा मंगाया गया था, और टीसीएस भी आज लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा। लेकिन निजी बैंक, सरकारी बैंक दोनों में आज शानदार एक्शन होता हुआ दिखा। और आप देखिए जो अब ये भी कहा गया है, एफएम की आज ट्वीट आती हुई दिखी थी कि निजी बैंक्स को भी अब सरकारी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करने में यहाँ पे वो अलाउ करते हुए दिखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जितने भी निजी बैंक से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सब में आज मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। सरकारी बैंक्स जैसे कि एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आज शानदार गेंस होते हुए दिखे। यही नहीं, इसके अलावा भी जो फाइनेंशियल से जैसे कि बजाज फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस, साथ ही एबी कैपिटल, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स में आज शानदार गेंस आते हुए दिखे। और आप देखिए मिड कैप्स में भी कई स्टॉक्स थे जो कि आज हरे निशान में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी। इंडिगो, कॉनकॉर, बीएचईएल, अपोलो टायर, इन सब में अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। और आप देखिए जी बिजनेस पर जो आज आपको सुपर हिट कॉल्स दिए गए थे उसमें भी आपकी कमाई होती हुई दिखी आज के दिन भी, जहां पे आपको इंडसइंड बैंक, एसबीआई रिकमेंड किया गया था, और साथ ही ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन जो आपको आज रिकमेंड किया गया था, यहाँ पे आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। लेकिन इन ऑल आप देखिए जो एनएसई पर टेक्निकल ग्लिच आता हुआ दिखा उसके बाद काफ़ी सवाल उठते हुए दिखे। लेकिन इन ऑल जब बाजार दोबारा शुरू होता हुआ दिखा सेकेंड हाफ में 3:30 को, उसके बाद शानदार मूव बाजार में आते हुए दिखे। वाकई देवांशी, एनएसई टेक्निकल ग्लिच उसके बाद रीओपनिंग में बाजार ने अच्छा हमने देखा कारोबार तो किया, लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ कि सवाल खड़े होते हैं बहुत सारे। एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी के पास चलते हैं और समझते हैं कि इस ट्रेडिंग ठप होने के बाद, एनएसई ट्रेडिंग ग्लिच के बाद इकोनॉमी और देश की इमेज के लिए कितना बड़ा ये सेटबैक है, समझते हैं उनसे। निस्संदेह आज की तकनीकी खराबी और बार बार होने वाली ये खराबियां न सिर्फ एनएसई के लिए बल्कि हमारे पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान उठाती है, क्योंकि चलती हुई ट्रेडिंग रुक जाए और फिर से कब खुलेंगी, कब ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, कैसे होंगी, जो सौदे हो पाएँ ना हो पाए उनका क्या होगा, इसके बारे में किसी तरह का क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होना, ये न सिर्फ विदेशी निवेशकों के मन में
एक सवाल खड़ा करता है, बल्कि उससे ज़्यादा मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनके लिए भी मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि विदेशी निवेशक तो शायद फंड्स मैनेज करते हैं, हो सकता है वो अपने सौदों को एक दिन के लिए टाल लें, उतनी मुश्किल ना हो, और अगर हों तो भी वो जानते हैं कि इसे किससे कैसे निपटना है। लेकिन जो छोटे ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं, दूर दराज के शहरों में, छोटे गाँव में रहे हैं और वो वहाँ से ट्रेड करें, आप सोचिए उन्हें किसी बात की हवा ही नहीं होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो या तो अपने ब्रोकर से झगड़ेंगे, ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को कहेंगे, और फिर जो डिस्प्यूट होते हैं वो कई महीनों तक संभलते नहीं हैं और वो कई महीनों तक क्लियर नहीं होते। ये बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी है, कभी भी ख़राब हो सकती है, हम ये जानते हैं, लेकिन जब एक ही एक्सचेंज में बार बार ट्रेडिंग होल्ड हो, बीएसई बराबर से लगातार काम करते आ रहा है, अब कहने में कह सकते हैं कि वहाँ वॉल्यूम्स कम है, ट्रेड्स कम हैं, एनएससी में ज़्यादा हैं। अब किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या एनएससी की समस्या है या एनएससी के सर्विस प्रोवाइडर्स की समस्या है, जो भी हो, ये बार बार होने वाली समस्याएं जो एनएससी में और जो कि हमारे बाज़ारों का 95% वॉल्यूम उससे ज़्यादा रखता है, तो जाहिर सी बात है इसे ठीक करना बेहद बेहद ज़रूरी है, ताकि न सिर्फ ये इमेज के लिहाज से, बल्कि जो एक फाइनेंशियल लॉस या फिर यूँ कहें कि जो सिस्टम पर भरोसा रखने वाली बात है वो हिले ना, इसके लिए बेहद ज़रूरी है। आई एम श्योर जिस तरह से सेबी ने हमने इस पर लगातार आवाज़ उठाई है, हमने शो भी किया था ट्रेडिंग होल्ड किसका फॉल्ट, तो उसके बाद सेबी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में ये एक साफ तौर पर लिखा है कि एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, इनके यहाँ जो कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हों, उनकी वजह से अगर किसी तरह का कोई नुकसान इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को होता है, तो उस पर एक गाइडलाइंस बननी चाहिए। इस पर और तेज़ी से काम होगा और एक फ्रेमवर्क बनेगा, सिस्टम बनेगा कि अगली बार कभी इस तरह की ट्रेडिंग ग्लिच आए, टेक्निकल ग्लिच आए और ट्रेडिंग बंद हो, तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह से इन्फॉर्म किया जाना चाहिए ब्रोकर्स को और साथ ही इन्वेस्टर्स को, कब शुरू होगा, अगर किसी को नुकसान है तो क्या उसकी भरपाई होगी तो किस केसेस में होगी और कितनी होगी। इन सब पर एक पूरी तरह से डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाने का वक्त आ गया है, और ये आसान काम नहीं है क्योंकि इस तरह के नुकसान को मेज़र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वक्त आ गया हम इसकी शुरुआत करें और एक अंजाम तक पहुँचें। वाकई बिल्कुल अनिल जी बता रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा सेटबैक क्यों है ये देश के लिए। उनसे ये भी समझेंगे कि कल के लिए अब बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रखें, खासतौर पर जब हम वायदा बाजार की एक्सपायरी का दिन जब देखेंगे, शुरुआत होगी, तो किन खास लेवल्स का ध्यान रखें। लेकिन आज के खास एक्सपर्ट अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, सबसे पहले आपकी विशेष टिप्पणी इस पर चाहेंगे जो आज का हमने ऐतिहासिक दिन देखा, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव साइड पर एनएससी का ट्रेडिंग हॉल्ट। स्वाति, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पिछले एक साल में ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुके हैं और ये ट्रेडिंग जब रुक जाती है तभी स्पेसिफिकली, जैसे अनिल जी ने कहा, जो छोटे निवेशक होते हैं, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है। काफ़ी पोजीशंस कट नहीं जाती तो इनका काफ़ी लॉस होता है और ब्रोकर्स अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए पोजीशंस कटवा लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली आगे चल के ना हो, ऐसी ही सबकी उम्मीद रहेगी। एक्सचेंज पे जब इम्यूनिटी ट्रेड्स बंद होते हैं तभी अनसर्टेनिटी रहती है और ऑब्वियसली जो मार्केट का मोमेंटम है वो भी थोड़ा बहुत अपसेट होता है। तो यहाँ पे आज तो हमने अच्छी अपसाइड जरूर देखी है, लेकिन आगे ऐसे नहीं हो, ऐसा मुझे लग रहा है एक्सचेंज कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, अब अविनाश जी आपसे समझना चाहते हैं, एक हफ्ते की पोजिशनल व्यू किसी को रखनी हो तो आप कौन सा पिक आज रेकमेंड करेंगे? स्वाति, एक हफ्ते का पोजिशनल पिक के लिए हमको मेटल सेक्टर काफ़ी पसंद है और मेटल सेक्टर में एनएमडीसी का शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है। करंट प्राइस करीबन 123.75 है। हमको लग रहा है कि 8-10 दिन का अगर ट्रेड किसी को लेना है तो मेरे ख्याल से करीबन 132 से 133 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। यहाँ पे 118 का टारगेट प्राइस ज़रूर रखिए और मेरे ख्याल से 8 से 10 दिनों के लिए ये काफ़ी अच्छी छलांग लगाने की पॉसिबिलिटी रखता है। मेटल स्पेस में हमको लग रहा है काफ़ी अच्छी पोजिशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है और एनएमडीसी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो पोजिशनल व्यू एनएमडीसी में रखने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी की। अब क्योंकि ट्रेडिंग हॉल्ट की बात ही हो रही थी, जो लोग इसको मिस कर गए या उनको मालूम नहीं कि कितने घंटे कारोबार ठप रहा, उनकी जानकारी के लिए पूरी टाइमलाइन हम देने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे, उनसे समझते हैं कि जो तकनीकी दिक्कत आई एनएससी में कितने बजे आए और ट्रेडिंग कितने बजे तक ठप रहा और फिर दोबारा से बाजार कब शुरू हुए। देखिए, मार्केट में आज गड़बड़ी का सिलसिला शुरू हुआ 10:08 पे, जब एनएससी के वेबसाइट पे जो कैश मार्केट के स्टॉक्स थे उनका डेटा अपलोड होना बंद हो गया, उनके प्राइजेस आना बंद हो गए।
और ये खबर आपको सबसे पहले जी बिजनेस ने बताई। इसके बाद लगातार एनएससी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फाइनली 11:40 पे ये खबर आई कि 11:40 से जो ट्रेडिंग है एनएससी पे पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, यानी कि कैश, एफएनओ सब जगह ट्रेडिंग जो है वो बंद हो चुकी थी। इसके बाद 12:30 बजे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली जब ये खबर आई कि 1 बजे से ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी, 1 से 1:15 प्री ओपन होगा और 1:15 से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके 10 मिनट बाद ही लोगों के उम्मीदों पे पूरी तरह से पानी फिर गया जब एनएससी ने कहा कि नहीं, अभी फ़िलहाल ट्रेडिंग जो है उसकी शुरुआत नहीं होने वाली है, आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद ट्रेडिंग पूरी तरह से बन रही है एनएससी पे। 2 बजे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तरफ सचिव की तरफ से जी बिजनेस के ये बताया गया कि इस मामले की वो जांच कर रहे हैं, उनकी इस मामले पे पूरी तरह से नज़र है। 3 बजे ये खबर आई कि सरकार ने गड़बड़ी पे एनएससी से जवाब मांगा है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। उसके बाद 10 मिनट बाद यानी कि 3:10 पे आगे क्या करना है ये सेबी तय करेगा, ऐसा वित्त मंत्रालय की तरफ से खबर आई कि शायद आगे जो भी करना है सेबी तय करेगा। लेकिन इसके 10 मिनट बाद यानी कि 3:20 पे एक खबर आई कि अब ट्रेडिंग जो है फिर से शुरू होने वाली है, यानी कि मार्केट बंद होने के केवल 10 मिनट पहले एनएससी की तरफ से ये कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को सर्कुलर भेजा गया कि अब वो जो ट्रेडिंग है फिर से शुरू करने वाले हैं। 3:30 से 3:45 तक प्री ओपन सेशन रहेगा और उसके बाद 5 बजे तक नॉर्मल ट्रेडिंग चलती रहेगी। और लकीली ये हुआ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। देखिए क्यों, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है और उसके पहले लोगों को अपने सौदे नए बनाने हैं, नए काटने हैं, रोल ओवर करने हैं और इसके लिए आज की ट्रेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। पूरा दिन तो निकल गया था, लेकिन ये खबर जब आई कि हाँ आगे ट्रेडिंग होगी 3:30 से 5 बजे तक, तब लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग चली, 3:30 से 3:45 तक प्री ओपन, 4:45 से 5 बजे तक नॉर्मल ट्रेडिंग चली और उसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। जिनको अपनी पोजीशन जिस तरह से काटनी थी या नहीं बनाती थी उन्होंने बनाई। लेकिन हाँ एक बात सही है कि आज का दिन जो है वो लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी लंबा था। बहुत शुक्रिया आपका वरुण। उन पूरी टाइमलाइन हमने समझी कि आखिरकार ट्रेडिंग कब हॉल्ट हुई, एक बार फिर से कारोबार कब शुरू हुआ। इस बीच आज एक बड़ी खबर निजी बैंकों के लिए आई है, वो ये है कि अब जो सरकार है प्राइवेट बैंकों के जरिए भी जो ट्रांजैक्शन है, तमाम जो लेन देन है, वित्तीय लेन देन, वो करेगी। अब इस फैसले का जो तमाम प्राइवेट जो बैंक्स है, बड़े प्लेयर्स है, उन पर क्या असर पड़ने जा रहा है, जरा समझते हैं हमारी सहयोगी देवांशी से। निजी बैंकों के लिए आज काफ़ी बड़ी खबर आती हुई दिखी थी और वित्त मंत्री ने आज ट्वीट करके ये कहा है कि सरकार अब प्राइवेट बैंकों के जरिए भी ट्रांजैक्शन करेगी। अब तक कुछ ही बैंक्स, चुनिंदा बैंक्स जो निजी बैंक से वो अलाउड थे कि सरकारी ट्रांजैक्शंस उनके जरिए होते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब जितनी भी निजी बैंक्स हैं उनके जरिए सरकार ट्रांजैक्शंस करती हुई दिखेगी। ये ट्वीट उनकी तरफ से आता हुआ दिखा था। सरकारी लेन देन अब निजी बैंकों के जरिए होता हुआ दिखेगा। सरकार ने अब अपने जो फैसले हैं उसकी जानकारी आरबीआई को भी दे दी है और उनका ये कहना है कि जैसे कि पेंशन होता है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो निजी बैंकों के जरिए भी होते हुए दिख सकते हैं। ये फिलहाल अर्जी आरबीआई को की गई है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव निजी बैंकों के लिए बनता हुआ दिख रहा है। आप देखिए जो निजी बैंक है उनको क्या फ़ायदे होते हुए दिखेंगे। सबसे पहले तो ये सेंटिमेंटली काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि उनको सरकारी बैंक्स के इक्वल में अब माना गया है। जितने भी सरकारी ट्रांजैक्शंस थे ज़्यादातर सरकारी बैंक्स के थ्रू ही होते हुए दिखते थे, लेकिन अब वो निजी बैंकों के थ्रू भी होते हुए दिख सकते हैं, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा आप देखिए जो नए सैलरी अकाउंट्स होते हैं वो भी अब निजी बैंक्स में खुलते हुए दिख सकते हैं। इससे इनका जो कासा है निजी बैंकों का, छोटी निजी बैंकों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। डिपॉजिट्स बढ़ते हुए दिखेंगे। ऐसी बैंक्स जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो इनके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा और साथ ही आप देखिए जो छोटी मेजॉरिटी सरकारी कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं जिनके निजीकरण पर फैसला होता हुआ दिखने वाला है, इनके लिए ये पॉजिटिव खबर ज़रूर आती हुई दिख रही है। और साथ ही आप देखिए जो ये खबर आती हुई दिखी उसके बाद हमने देखा फेडरल बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट जैसे बैंक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एक्शन आज के दिन बनता हुआ दिखा था। बिल्कुल देवांशु, निफ्टी बैंक में 1300 अंकों का जोरदार उछाल भी हमने देखा और ये पॉजिटिव खबर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के लिए। आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट वीके शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं अब। एचडीएफसी सिक्योरिटीज से वीके शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। अब कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर देंगे आप? जी स्वाति जी नमस्ते और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। तो
ऑब्वियसली जिस तरह से आपने बैंकिंग का जिक्र किया है, तो वहां से भी प्राइवेट सेक्टर से भी मैं एक बैंक पकड़ कर लाया हूँ, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको मार्च महीने का कॉल लेना है। ये फरवरी चल रहा है, आपको मार्च महीने का कॉल लेना है। 65 रुपए का कॉल लीजिए, करीब 4 रुपए 20 पैसे पे क्लोज हुआ है। स्टॉप लॉस रखे 3 रुपए 20 पैसे का, टारगेट रहेगा 5 रुपए 50 पैसे। ये तो हुआ आइडिया जो मार्च महीने का आपको लेना है। बजाज फाइनेंस आपको लेना है फरवरी महीने का। तो ध्यान रखिए मार्जिन काफी ज्यादा होगा और आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, डिलीवरी ट्रेडर को नहीं लेनी चाहिए। तो 5600 की कॉल 33 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 18 रुपए, टारगेट रहेगा 65 रुपए। तो ये आप ध्यान रखिए, डिलीवरी नहीं लेनी है, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है। तो दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं और दोनों में से एक चुनना हो तो मुझे IDFC ज्यादा पसंद है। नमस्ते और जय हिंद। और आइए अब समझते हैं कल मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार के लिए अहम संकेत कैसे होंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के किन अहम लेवल्स पर नजर है, समझते हैं अनिल सर से। कल सुबह जब बाजार खुलेंगे तो एक्शन भरपूर रहेगा, इस वजह से कि जो कुछ आज एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में आपको दिखा 4:45 बजे से 5 बजे के बीच में, वो किसी ने सोचा नहीं कि इतनी तेजी के साथ बाजार बंद होंगे। जबकि अमेरिकी बाजारों से फ्यूचर से हल्की सी मजबूती के संकेत थे, कोई खास नहीं। तो किस तरह से अमेरिकी बाजार रहते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अहम है कल वायदा कारोबार की महीने की एक्सपायरी और उससे पहले का आज के आखिरी सवा घंटे का ट्रेड। इसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब देखिए कल क्या है, कल 14,850 14,925 ये 75 पॉइंट की रेंज पहले मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 15,000 आपके लिए निर्णायक लेवल है एकदम, इसके ऊपर आप और मजबूत होंगे और अल्टीमेटली 15,115 15,165 की रेंज होगी जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी के केस में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी मजबूती के साथ कारोबार होता दिखा। तो ब्रॉडली 35,900 36,100 ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर कल पहले मजबूत सपोर्ट है और ऊपर 36,900 से 37,100 ये वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली, यानी कि 400-500 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, 400-500 पॉइंट की अपसाइड बनेगी। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल्स नजर आ रहे हैं। एक्सपायरी का दिन है, आज अच्छी मजबूती हो गई, मूड माहौल बदल गया। अब कल आपको फिर से थोड़े वॉलेटाइल ट्रेड होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि पूरा करेक्शन कंप्लीट करने के बाद बाजार कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि 14,650 14,700 के आसपास बॉटम बना चुके हैं और आसानी से अब वो लेवल तोड़ेंगे नहीं और ऊपर 15,300 के आसपास आकर रुकेंगे। तो आपको ये 600 पॉइंट की रेंज के बीचों बीच में ट्रेड करना है और उस लिहाज से जो लेवल्स और जो रेंज दिए वो कल काफ़ी अहमियत भरे होंगे और भरपूर एक्शन वाला ट्रेड कल भी आपको मिलेगा। बाजार पर कल के लिए स्ट्रैटेजी समझने के बाद आइए समझते हैं, हम आपको बताते हैं SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका हमारे साथ है, वो बताएंगे ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर रखी जाए। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल के लिए क्या होगी? देखिए कल हम 15,000 की कॉल ऑप्शन पे फोकस करेंगे क्योंकि कॉल राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं और एक्सपायरी 15,000 के ऊपर हो सकती है। 15,000 की कॉल ऑप्शन डिप में लेनी है, 62 पे क्लोजिंग है बट हमें लेनी है 40 से 45 के बीच में, यानी थोड़ा डिप मिले तो लेनी है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 65 से 70 रुपीज का टारगेट होगा। और स्टॉक वाइज देखें तो SDFC लिमिटेड पे फोकस रहना चाहिए, इसमें आज काफी पोजीशंस बनी है, रोल ओवर डेटा भी अच्छे हैं, तो इसके टारगेट आपके ऊपर 2750 के हो सकते हैं और स्टॉप लॉस 2680 का होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नितिन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अविनाश जी, लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो, इन्वेस्टमेंट कॉल कौन सी होगी आपकी? इनफैक्ट स्वाति, इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए ऑटो सेक्टर में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी पसंद है। ऊपरी लेवल से जाके स्टॉक थोड़ा सा गिरा है, 850 का करंट प्राइस है। हमको लग रहा है कि जिन निवेशकों को 6 से 12 महीने के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट काउंटर चाहिए, इसमें ज़रूर निवेश करें क्योंकि चौथी तिमाही बहुत ही अच्छी आएगी। इनफैक्ट तीसरी तिमाही में इन्होंने एक एक्सेप्शनल लॉस राइट ऑफ किया था, इस कारण इनके नतीजे थोड़े से कमज़ोर थे। बट ट्रैक्टर और कमर्शियल जो यूटिलिटी व्हीकल्स है वहाँ पे बहुत ही अच्छी हेडविंड्स मिल रहे हैं। हमको लग रहा है कि ट्रैक्टर मार्केट का अनुमान कंपनी ने कॉन कॉल में कहा है कि करीबन 20% अगले साल ग्रो होने की अपेक्षा है, तो ये लेवल पे जरूर खरीद लीजिए। हमको लग रहा है करीबन 1050 का लेवल करीबन 8 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा। तो 8 से 12 महीने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज शो में शामिल हुए, साथ ही तमाम हमारे सहयोगियों का भी शुक्रिया एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए हम तक। आज के लिए शो में बस इतना ही।